afternoon. My name is Ashkarya and you're watching Tickle.com. So today we have a special guest with us. She is Mrs. Jyoti Namdev ma'am and she is a professional makeup artist. Plus, she is Namdev विकास परिषद की पूर्व अध्यक्ष. तो आज हम उनकी जर्नी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे उनकी पूरी स्ट्रगलिंग लाइफ उन्होंने व्यतीत करके आज इस मुकाम पर वो पहुंची, आज एक सक्सेस उनके पास है. तो उन्होंने इस सक्सेस को कैसे हासिल किया ये आज हम मैम से जानेंगे. So first of all, welcome to you ma'am on our platform and thank you so much for giving your time. तो मैम जहाँ तक हम जानते हैं आपने इंदौर से पहले आप चंदेरी में रहते थे और आपको इंदौर आए 10-15 साल हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले आप चंदेरी में आपकी जो लाइफ थी हम वहां से शुरुआत करें यदि तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप अपने आप को? जी, मेरा नाम ज्योति है, ज्योति नामदेव, और मैं चंदेरी से बिलोंग करती हूँ और अभी 15 सालों से इंदौर में रह रही हूँ. चंदेरी की जर्नी मेरी बहुत खूबसूरत रही है. बचपन मेरा बहुत खूबसूरत निकला है और खूबसूरत बोले तो जैसे सभी के बचपन होते हैं, मस्ती धमाल, इस तरह से बहुत चुलबुली रही हूँ. बचपन में जुनूनी थी, आगे बढ़ने की बहुत चाहत थी, शुरू से कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की चाहत थी. तो इस तरह से मैंने अपने बचपन की जर्नी वहाँ पर निकाली है. पापा जी मेरे जो है टेलरिंग का वर्क करते थे, सिलाई का वर्क करते थे, तो उतना इनकम नहीं होता था घर में, मतलब कि जिससे कि हम सारे भाई बहनों का अच्छे से भरण पोषण हो सके. हम 4 भाई बहन थे तो सभी का भरण पोषण एक पापा की जिम्मेदारी थी. तो इतनी अच्छी इनकम नहीं आती थी कि जिससे हम लोगों का अच्छे से खिलौने आ जाए, कपड़े आ जाए, या हमारी एजुकेशन बहुत अच्छे से स्कूल में हो जाए. ये सब नहीं हो पाता था. तो लेकिन कहते हैं ना कि जिसको चाह रहती है उसको राह मिलती है. तो मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मैं स्कूलिंग किया, 5th क्लास तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल में. उसके बाद मुझे मेरी फ्रेंड्स को देखती थी कि नहीं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हैं, तो मैं भी मेरे पापा से बोलती थी कि मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है. पापा बोलते थे कि नहीं बेटा, हमारे पास बजट नहीं है, अभी आप इस स्कूल में पढ़ो, यहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो आप हमको थोड़ा सा अर्निंग इसी से हो जाएगी, तो तुम्हारी किताबें आ जाएंगी या तुम्हारी यूनिफॉर्म आ जाएगी. तो इस तरह से वो हमको फिट कर देते थे कि नहीं आप स्कॉलरशिप से पढ़ाई करो. उसके बाद ठीक मैंने किया. फिर उसके बाद 6th क्लास में पापा को बोला कि पापा अभी तो तुमको प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, तो चंडीगढ़ में एक सेमी प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट स्कूल है, पदम कीर्ति जैन कन्या माध्यमिक विद्यालय, वहाँ मैंने फिर पढ़ाई की. फिर बीच में कहीं ना कहीं मेरी फीस नहीं भर पाते थे हम लोग, तो स्कूल से नाम काट दिया जाता था. बहुत बार ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं लगता था. फिर मेरे भाई कहीं ना कहीं से फीस की व्यवस्था करके और मेरे लिए मेरी एग्जाम करवाते थे कि चलो नहीं मुझे पढ़ना था. अब और भी ऐसी चीजें हुई है कि स्कूल में एनुअल फंक्शन होते थे, तो मुझे डांस का बड़ा शौक था. अब शौक होना और उसके साथ में मेरे स्कूल में जब मुझे ना मतलब क्लासिकल डांस करने का शौक था, तो स्कूल की तरफ से मैं भाग लेती थी. तो टीचर बोलते थे कि आपके पास क्लासिकल ड्रेस है, आपके पास ज्वेलरी है, सबका सामान है. तो मैं बोलती थी नहीं है, तो बोलते आप भाग नहीं ले पाओगे. तो मैं बोलती नहीं, मैं भाग लूंगी. मैं बोलती थी कि मैं भाग लूंगी. तो वो बोलते थे कि जब तुम्हारे पास ये सब नहीं है तो तुम कैसे पार्टिसिपेट करोगे. तो बोलती थी सर मेरे को करना है ना तो मैं करूंगी, वो मैं कैसे भी करूँ लेकिन मैं करूँ. तो हमारे पड़ोस में जो भाभियाँ आई थी नई नई शादियां करके, तो उनके पास इस टाइप की साड़ियाँ होती थी, तो उनसे जाके मैं साड़ियाँ लेके आती थी और थोड़ा ज्वेलरी भी लेके आती थी, मेकअप का सामान भी उनसे ले लेती थी और फिर तैयार होके और स्कूल और मैं फर्स्ट आती थी. मतलब कि मेरे पास कुछ नहीं होता था, मुझे स्कूल से मना कर दिया जाता था कि नहीं आपको हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपके पास ये चीजें नहीं है. मम्मी पापा भी मना कर देते थे कि बेटा अपने पास ये चीजें नहीं है तो आप पीछे हट जाओ. लेकिन जो थी मैं, तो मैं कैसे पीछे, तो मैंने कहा नहीं मेरे को आगे जाना है और मैं तो पार्टिसिपेट करूंगी और मैं फर्स्ट इन सब चीजों में फर्स्ट करूंगी. इसके बाद में पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ. फिर इसके बाद चंदेरी में स्कूल पढ़ाने का बड़ा और एक
इनकम और सोच चाहिए था मुझे कि मैं पापा की हेल्प कर सकूं। और पापा ने मुझे कभी बेटी बना के नहीं रखा, उन्होंने हमेशा मुझे अच्छी शिक्षा दी कि नहीं आप बेटा हो मेरा। और पापा क्योंकि सिलाई करते थे, पूरे टाइम मशीन पे बैठते थे, तो उनको चाय लगती थी बीच बीच में। और अ, क्योंकि वो बीड़ी सिगरेट भी पीते थे, तो भी उनको लगता था। तो वो मैं जैसे ही पापा मम्मी मुझे किसी काम से दुकान में भेजती थी और पापा मुझे बोलते थे कि जाओ होटल से मेरे लिए चाय लेके आओ, तो मेरे पापा के जो फ्रेंड बैठे हुए होते थे तो वो बोलते थे कि आप अपनी बेटी को होटल चाय लेने कैसे भेज सकते हैं, वो लड़की है। वहाँ चाय की टापरी पे गंदे लोग बैठे होते हैं और आप अपनी बेटी को नहीं भेजिए। जबकि मैं उस टाइम पे आराम से 15 से 16 साल होंगी, मतलब इतनी बड़ी भी मुझे मेरे पापा भेज कि नहीं, मेरी बेटी दुनिया कैसे सीखेगी अगर मैं उसको ऐसी जगह पे नहीं भेजूंगा। तो मेरे पापा के ये वर्ड होते थे। तो मेरे पापा ने मुझे एक मतलब आत्म शक्ति दी अंदर से कि नहीं, मैं हर चीज को फेस करूँ, तो छोटी चीजों को फेस करूँ, बड़ी से बड़ी चीजों को फेस करूँ। तो मैं उनके लिए चाय लेके आती थी, उनके लिए पानी की टंकी से बीड़ी लेके आती थी। मतलब वो मुझे कहते थे कि तुम बेटी नहीं हो, तुम बेटा हो। और अगर मैं तुम्हारे साथ भेदभाव करूंगा तो ये दुनिया भी तुम्हारे साथ फिर उसी तरह से भेदभाव करेगी। तो मेरे पापा ने मेरे साथ कभी भेदभाव नहीं किया। फिर इसके बाद चंदेरी में मेरा 12th हुआ। पापा ने बोला मैं कॉलेज नहीं पढ़ा पाऊंगा। बोले कॉलेज की एजुकेशन मैं नहीं दे पाऊंगा बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, मैं मेरी एक मैम मिली मुझे, जिन्होंने बोला कि आपको थोड़ा बहुत भी अगर सीखना हो कंप्यूटर तो आप कंप्यूटर सीखिए हमारे पास, हम आपको काम देंगे और पैसे भी देंगे। तो मैंने कहा इससे अच्छा और क्या नहीं होता है। तो वो मैम ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, उनके जरिए मेरी महिला बाल विकास में मेरी जॉब लगी। उसके बाद जो उनकी महिला बाल विकास की जो मैम थी श्रीमती मधुलिका थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। उसके बाद उसी जर्नी के बीच में मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई, उनसे मैंने अपनी बातें शेयर करती थी। दोस्ती में तो सब लोग अपनी बातें शेयर करते हैं। मैंने उनको बताया कि मेरे फादर मुझे आगे नहीं पढ़ाना चाहते, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने मुझे पूरी कराई। फिर बाद में मैंने उनसे शादी भी की। तो हमारी जर्नी चंदेरी की तरफ से रही। बिल्कुल सही कहा मैम आपने शुरुआत में ही कि जिसे चाह है उसके लिए ही रहा है। और आपने अपनी चाह, अपनी जिद नहीं छोड़ी। स्टार्टिंग से आपको जो चाहिए था वो आप ठान के बैठी कि ये हाँ, मुझे चाहिए, चाहे उसे मैं कैसे भी अरेंज करूं। कैसे भी और करो। एट लास्ट आपने वो चीज करी। फिर आपकी शादी हो गई और आप इंदौर आए। आपने कॉलेजिंग वहां से किया, आपने कंप्यूटर का नॉलेज वहां से लिया और फिर महिला सशक्तिकरण में आपकी वहां जॉब लगी। बट फिर यहाँ आके एक अचानक से मेकअप आर्टिस्ट बनने का ख्याल कैसे? आ, चंदेरी तक की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। उसके बाद में जो जर्नी शुरू हुई वो बहुत, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ चुके थे। लव मैरिज किया था, सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद में घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया जिस तरह से उनको करना चाहिए था। तो सोचा कि कुछ आगे बढ़ा जाए, रोने से कोई फायदा नहीं है, जीवन ऊपर वाले ने दिया है, जीना तो पड़ेगा। तो इसी चक्कर में वहां उस पूरी अतीत को भुलाते हुए नई जर्नी की शुरुआत करने के लिए मैं इंदौर आई। इंदौर में आते से ही मैंने एक जॉब ज्वाइन किया होटल में, जिसमें मैं सुपरवाइजर का जॉब करती थी। उसमें सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे जाना होता था 7 बजे से 3 बजे तक के लिए। और चूंकि पैसे का अभाव था तो पैदल ही जाती थी। तो मैंने फिर वहां पर जो एक अंकल थे वो बहुत अच्छे थे, जो गार्ड अंकल थे वो मेरी रोज एंट्री करते थे जब भी मैं आती थी, वो बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा होटल लाइन लड़कियों के लिए थोड़ी अच्छी नहीं है, मतलब सेफ नहीं है। क्योंकि वो एक बुजुर्ग थे, तो उनको ऐसा लगा होगा कि मैं एक गांव से आई हूँ, तो उनको मतलब सही नहीं लग रहा होगा वहां पर। तो उन्होंने मुझे इस तरह से बताया। तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं जहाँ डॉक्टर के यहाँ पे जॉब करता हूँ वहां आप ज्वाइन कर लीजिए। क्लिनिक में जिन डॉक्टर के यहाँ मैं थी, डॉक्टर अनिल सोनी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया एक गॉड फादर की तरह। और बहुत अच्छा उनके साथ मेरा जर्नी रहा है। उन्होंने मुझे बहुत इतनी सारी चीजें सिखाई
जो कोई नहीं सिखाता है। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा, और नए नए उनके यहाँ पे टेक्निक्स होती थी, नई नई चीजें होती थी, तो वो मुझे बहुत अच्छे से सिखाते थे। और वो भी बुंदेलखंड से थे, मैं भी बुंदेलखंड से थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे भी बहुत सपोर्ट किया। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर इसके बाद मेरा धीरे 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 जॉब में मेरा मतलब काम में बहुत अच्छा लगने लग गया। तो फिर मुझे ना मेरा दूसरी जगह से मुझे जॉब ऑफर आया, वहां पे मुझे एज ए मैनेजर मुझे पोस्ट दी गई। तो मैंने वो वाली जॉब ज्वाइन की। तो वहां पे जब मैं जॉब पे जाती थी ट्रेन से, तो मैं कभी कभी लेट पहुंचती थी, कभी छुट्टी भी करनी पड़ती थी किसी रीजन की वजह से। तो मैंने क्या किया, मैंने साइकिल खरीदी, वो भी सेकंड हैंड। नहीं खरीदने की मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि इंदौर में महंगाई बहुत है, तो खर्चे भी आपको बेयर करने पड़ते हैं। तो मैंने सेकंड हैंड साइकिल से मैं जाती थी। तो फिर मेरी जो एक असिस्टेंट थी अनामिका, उसने मुझे बोला कि मैम, आप इतने बड़ी पोस्ट पे आ गए हो, साइकिल पे आते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसने अपने दिल की बात बोली, जो कि मुझे थोड़ी सी लग गई कि हाँ, ये सही बोल रही है, कि जिस तरह से आपकी डिग्निटी होती है आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं धीरे से गाड़ी की व्यवस्था करती हूँ। सैलरी उतनी नहीं थी कि मैं एकदम से एक नई गाड़ी ले लूं। मैंने सेकेंड हैंड गाड़ी ली, धीरे धीरे उसको चलाना सीखा सेल्फ। और इतनी धीरे साइकिल गाड़ी चलाती थी कि मेरे से साइकिल वाला भी आगे चला जाता था, लेकिन सीखती सेल्फ थी। क्योंकि किसी से अपन कहाँ सपोर्ट लेते हैं, मतलब सपोर्ट लेंगे तो वो एक दिन सपोर्ट करेगा, इसके बाद में फिर आपको बोलेगा कि मैडम हम आप जानो, आपका काम जाने, ये वाला काम होता है। तो मैंने कोई बात नहीं, मैं अपना खुद हेल्प करूंगी, खुद से आगे बढ़ूंगी, चलूंगी, रुकूंगी नहीं। ये मेरा एक खुद का टैगलाइन बन चुका है। मैंने खुद के लिए अपने लिए लागू कर लिया है कि चलते रहना है, रुकना नहीं है। तो वही बस चलती रही। सेकेंड हैंड स्कूटी ली, उससे फिर मैं अपने ऑफिस जाती थी। फिर भी लगता था कि नहीं, कहीं कुछ मिसिंग है, जीवन में यहीं तक सीमित नहीं रहना है हमको, और भी आगे जाना है। ये मतलब इतने में कुछ नहीं होगा। मैं ज्योति हूँ और मुझे बहुत आगे जाना है। मैं गरीबी में जन्मी हूँ, लेकिन गरीबी में मुझे मरना नहीं है। अ, तो ऐसा मेरा थॉट था। मैंने कहा नहीं, मुझे कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने फिर अपना जॉब पूरा कंप्लीट किया। ऐसे मेरा ये इंदौर का सफर मेरा रहा। तो मैम, इन सारी जॉब्स में हालांकि आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया है यहाँ आगे, और एक मैरिटल लाइफ से सक्सेस ना मिलना कहीं ना कहीं लड़कियों को पीछे छोड़ देता है, और लेकिन आपके साथ वो चीज हो नहीं है, आप जाती है उससे लड़कियां उभरी और उससे। आप बहुत आगे आगे। जी। और फैमिली का सपोर्ट भी ऐसे टाइम पे जब नहीं होता, जब आपकी मर्जी से आपकी शादी हुई है, आपकी लव मैरिज हुई है, तो वहां से भी थोड़ा सपोर्ट कम हो जाता है, जैसे आपके साथ भी हुआ। तो क्या उसके बाद फैमिली का कोई प्रेशर नहीं आया आपके ऊपर कि आपकी अभी यंग एज है, या आपको शादी कर लेना चाहिए, या ऐसा आप इस साइड अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रही थी उस टाइम, या परिवार ने आपको इस चीज के लिए नहीं कहा? जी बिल्कुल, फैमिली का बहुत प्रेशर रहा मेरे ऊपर, क्योंकि अब उम्र बढ़ती जाती है, तो आपको एक जीवन साथी की जरूरत रहती है। अच्छे पलों पे नहीं रहती है, लेकिन जब हम एक अकेलेपन महसूस करते हैं, तो उस पल में हम मतलब महसूस होता है कि एक हमारे पास साथी होना चाहिए, जिससे हम अपनी बातें शेयर कर सके, घूमे फिरे इस तरह से। तो वो चीजें मुझे भी कहीं ना कहीं लगती थी कि हाँ, मेरे मेरे को भी एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए था। तो फैमिली प्रेशर था मेरे ऊपर। तो सोचा मैंने, और किया भी। मैंने रीमैरिज फिर से की, और उसके बाद मेरी लाइफ में फिर से भूचाल आया। कहते हैं ना कि कुछ चीजें आपको पीछा नहीं छोड़ती है। तो तो वो भूचाल मेरी जिंदगी में जब आया, तो मैंने कहा कि अब नहीं रुकना है, और अब आगे बढ़ना है। तो मेरी जो सेकंड मैरिज थी, वो भी मतलब सक्सेस नहीं रही, और मैं कहीं ना कहीं फिर पीछे चली गई, और मैं पीछे नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से आगे आई थी। और
मेरी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो वो अभी तक सबकी टूट चुकी होती, या वो मर चुकी होती, या वो पागल हो चुकी होती। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम मुझे समाज में एक ऐसा चेहरा बनना है जो लोग मुझे देखें और बोले कि अरे ये वही लड़की है जिसके साथ इतनी प्रॉब्लम्स होते हुए भी हमेशा मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है, और अपनी प्रॉब्लम को ऐसे फेस करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं हर लड़की को यही प्रेरणा देती हूँ कि आपके सामने चट्टाने आएंगी और आपको उसको तोड़ना है और आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, चलना है। बिल्कुल, आपने ये बात तो सच कही है मैम कि जो मुस्कान आपकी है, जो एक स्माइल आपकी है, उसके पीछे सभी चीज यही लग रहा है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये बस हो गया। बोलने में ऐसा लग रहा है, बट हम जानते हैं कि आपने इस चीजों को कैसे फेस किया होगा और कैसे अपने आप को इतना खत्तर और इतना मजबूत बनाया है, जो आप आज इतना खुल के, इतने स्माइल करके हमें ये सारी बातें बता रही हैं। बिल्कुल। और मैं जब भी किसी लड़की से बात करती हूँ तो उसको बोलती हूँ कि आपके आंसू बहुत कीमती हैं, इनको बेवकूफ लोगों के लिए नहीं निकालने हैं। ये आंसू बहुत कीमती है, इनको बेवकूफ लोगों के लिए नहीं निकालने हैं। इनको ये आपकी शक्ति बनेंगे, और आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, बस आपको पहचानने की देर है। उन्होंने हमको नहीं अपनाया या उन्होंने हमारे अंदर कमी निकाली, ये उनका प्रॉब्लम था, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं था। हम तो मतलब हमें तो भगवान ने हीरा बना के भेजा है, और तराशना हमें अपने आप को खुद को है, कोई दूसरा नहीं तराशेगा आपको। आपको खुद को तराशना है, आपको खुद की खूबियों को लोगों को बताना है कि आप कितने यूनिक हैं, आप क्या कर सकते हैं। अगर मेरे को फर्स्ट मैरिज से मैं चाहती तो मैं कुछ भी कर सकती थी, मैं ट्रेन की पटरी पे भी लेट सकती थी, मैं जहर भी खा सकती थी। लड़कियां करती हैं, बहुत सारी लड़कियां करती हैं, लेकिन नहीं, जीवन एक बार मिला है, आपको बहुत हंसते हुए निकालना है। बचपन भी गरीबी में निकला, और थोड़ा सा समझदारी आई तो जीवन में ऐसी उथल पुथल हुई, फिर थोड़ी समझदारी आई, फैमिली प्रेशर से आके शादी, रीमैरिज भी की, वो भी सक्सेस नहीं। तो भाई इस माहौल में ऐसा लगा कि नहीं यार, आपको तो निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, निकलना क्यों? आपको लड़ना है, आपको, यही तो आपका जीवन है। अगर मैं माता सीता की जर्नी देखूं, जिस तरह से हमको दिखाई जाती है माता सीता की, मैं अगर जर्नी देखूं तो उन्होंने हमसे ज्यादा कष्ट सहा था, और उनके पास तो ना तो एक्टिवा थी, ना उनके पास कोई अच्छी सुविधाएं थी, है ना, और फिर भी वो जी। उन्होंने महिलाओं को दिखाया कि नहीं, आपको जीना है किसी भी कंडीशन में। वो तो जंगलों में रहती थी, हम तो फिर भी एसी कूलर में रहते हैं। तो फिर हम क्यों घबरा रहे हैं इन सब चीजों से? आज मेरे ऊपर वाले ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, इतना अच्छा माइंड दिया है, इतनी मतलब ब्यूटी फेस दिया है, मेरे को देख के हर इंसान अट्रैक्ट होता है। तो मैं इस चीज का बेनिफिट क्यों ना उठाऊं? मैं मरने के लिए क्यों सोचूं? मैं पॉजिटिव सोचूं ना निगेटिव क्यों सोचूं, जब मैं सोच सकती हूँ तो? जब मैं पॉजिटिव सोच सकती हूँ तो मैं निगेटिव क्यों सोचूं? पॉजिटिविटी तो आपकी बातों में ही है, और इतना मोटिवेशन है, और आप बहुत सेल्फ मोटिवेटेड है, और इसीलिए आज आप इतना खुलकर अपनी पूरी जर्नी को बता रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि इससे भी बहुत कुछ आपके लिए अच्छा लिखा हुआ है। फिर मैं उसी बात पे आऊंगी कि फिर ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का प्रोफेशन कैसे आया बीच में? जब आप जॉब कर रहे थे, एक मैनेजर के पद पर पहुंच चुके थे, उसके बाद फिर ये वाला जो हुक्म है वो कैसे? ये ऐसे हुआ कि मुझे है ना मेकअप, मतलब हर लड़की को खूबसूरत दिखने का अधिकार है, और अच्छा भी लगता है कि हर लड़की चाहती है कि मैं खूबसूरत दिखूं। तो ये जो प्रोडक्ट आते हैं कॉस्मेटिक के, वो बहुत महंगे आते हैं, राइट? तो मैं जब मेरी किसी फ्रेंड से मिलती थी तो उसके पास बहुत ढेर होता था लिपस्टिक का, नेल पेंट का, इन सब चीजों का, और नई नई हेयर एक्सेसरीज। तो मेरे पास ये सब चीजें नहीं होती थी। तो मैं कहती थी यार, मैंने एक दिमाग लगाया अपना कि ये चीजें हम खरीदते हैं। अब सपोज करो कि हमने 1000 रुपए की लिपस्टिक ली, अच्छी वाली, तो वो अकेले लगाएंगे तो वो तो है ना बहुत महंगी पड़ेगी, कॉस्टली पड़ेगी।
तो मजा नहीं आएगा। अगर मैं इसी चीज से किसी और पे लगाऊंगी, इससे मुझे एक इनकम मिलेगी और वो चीज मेरे भी काम आएगी और सामने वाले काम भी आएगी और उससे मुझे इनकम होगी। ये मैंने अपने आप में सोचा। मैं हर चीज को ना बहुत सोच के करती हूँ, कोई सा भी छोटा सा भी बिजनेस करती हूँ तो बड़ा सोच के करती हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, ये चीज ज्योति बहुत अच्छी है और आपको करनी चाहिए। तो मैंने कहा अरे हाँ यार, ये फाउंडेशन लाऊंगी मैं मेरे लिए, अकेले के लिए मैं 2,000 का फाउंडेशन क्यों लूं, या मैं 1,000 रुपए की लिपस्टिक में अपने लिए क्यों लूं। लेंगे तो हम 200-300 रुपए की लेंगे। हेलो, क्या मुझे हाँ सुन मैम, पा रही आपका हैं आप? मैं आपको सुन पा रही हूँ, बट आपका कैमरा ऑफ हो गया है। हाँ बिल्कुल, अभी, हाँ। आपको नहीं सुन पा हाँ, रही। अभी दिख रही हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया जाए। तो मेरे पास में ही एक भैया थे जो मेकअप आर्टिस्ट थे, और मैं ऑफिस जाती थी उस टाइम पे, 8 बजे मैं आती थी। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो उन्होंने बोला कि ज्योति फीस मेरी 30,000 है, आप सीख लीजिए। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे सीखना है तो मैं अब मेरे पास 30,000 रुपए नहीं थे। यहाँ पे भी मेरी जर्नी, गाड़ी मुझे मतलब सीखना था, मेरी गाड़ी अटक चुकी थी, मेरे पास 30,000 रुपए नहीं थे। मैंने मेरे बॉस को बोला, मैंने कहा सर मुझे लोन चाहिए। तो सर ने बोला कि किस चीज के लिए चाहिए, ऑब्वियसली बॉस है पूछेंगे। तो मैंने कहा सर मुझे है ना एक कोर्स करना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो सर ने बोला ठीक है, मैं आपको 20,000 रुपए दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो 20,000 रुपए मेरे पास थे और 10,000 फिर भी कम थे। तो मैंने आ, मेरी गुल्लक थी वो मैंने फोड़ी, उसमें निकले 9,000 रुपए। तो मैं वो 29,000 रुपए लेके अपने जिनसे मुझे सीखना था मैं उनके पास गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 30,000 रुपए लेके आएंगे ना, तभी हम आपको सिखाएंगे, ये 29,000 है, मैं आपको सिखाऊंगा नहीं। मैंने कहा ठीक है, आपकी अगर ये जिद है कि आप 30,000 लेके ही सिखाएंगे, तो मेरी भी जिद है कि मैं पूरा 30,000 रुपए दे के ही आपसे सीखूंगी। मेरे पास गोल्ड की बाली रखी हुई थी वो मैंने सेल कर दी, क्योंकि मुझे फीस जमा करनी थी और कुछ प्रोडक्ट भी लाने थे। तो वो मैंने गोल्ड की बाली अपनी बेची, और फिर उसके बाद में मैं पूरा फीस लेके अपने आर्टिस्ट के पास गई और उनको बोला कि आप मुझे आप सिखाइए। और सीखने का समय क्या होता था, मैं पूरा ऑफिस करके आती थी 8 बजे, खाना भी नहीं खाती थी, सीधा क्लास जाती थी और 8 से 9 बजे तक मैं ना क्लास ज्वाइन मतलब सीखती थी। तो फिर मैं धीरे धीरे फिर मैंने सीख के, फिर मैंने धीरे धीरे अपना एक मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उनको बोलना शुरू किया कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई हूँ, जब भी तुमको लगे मुझे बताना। फिर धीरे से मैंने ना, लोगों ने मुझे गाइड करना शुरू किया कि आप ऐसे जाके फोटोग्राफरों से कांटेक्ट करो, उनसे मिलो। तो फिर मैं धीरे धीरे इंदौर के सभी फोटोग्राफर्स के पास जाने लग गई। मैंने उनको बोला कि मैंने मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मुझे आप काम दीजिए। ऐसे करके मैंने काम लेना शुरू किया लोगों से। फिर धीरे धीरे आज सक्सेस मिल गई है ऊपर वाले की कृपा से। जिसने खुद 30,000 भर के और शायद 2 बार रिजेक्शन झेल के कि भैया 29,000 नहीं, 30,000 वापस लेकर आओ, तब अपना खुद का एक बाली बेच के और 30,000 पूरे बेच के एक कोर्स किया। आज वो लड़कियों को फ्री में भी कोचिंग देते हैं मेकअप आर्टिस्ट। आपको मतलब ये क्या खुद के एग्जाम्पल से ऐसा लगा कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है तो बाकी लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो आज आप उन्हें फ्री में कोचिंग क्लासेस देते हैं मैम, बट वो प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं आप भी खरीदते हैं, तो कैसे मैनेज होता है फ्री? वो इस तरह से मैनेज होता है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि पैसों की वजह से कोई भी लड़की पीछे रह जाए। और ये चीज मैंने एक बार नहीं बहुत बार फेस की है। मैं पैसों की वजह से मैं बहुत पीछे गई हूँ। मतलब मुझे है ना जो चीज चाहिए रहती थी वो पैसे नहीं होने की वजह से मैं डाउन होती जाती थी।
सॉरी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ लेकिन आप हंसते रहिए, आपकी स्माइल मैं के साथ आप जब बताते हो ना वो सुनने में और मजा आता है, तो आप बिल्कुल हंसते हंसते हमें बताएं। हाँ, तो जो लड़कियां आती है मेरे पास बोलती है कि मैम मेरे हस्बैंड मुझे पैसे नहीं देना चाहते हैं और मैं सीखना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, आप बताओ। तो मुझे है ना पूरा अपनी मेरा जो फ्लैशबैक है ना वो सामने आता है, मतलब मैं अपने पीछे, मैं अतीत में चली जाती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ अगर हुआ है तो इनके साथ नहीं हो, एटलीस्ट मैं किसी के काम तो आऊं। मैं काम आना, मतलब मैं ना, मैं जब मतलब मैं मेरी मृत्यु हो ना तो मुझे लोग याद करें कि नहीं ज्योति नामदेव ने ऐसा कुछ काम किया है कि जिससे याद किया जाए। तो मैं ऐसा करके कुछ जाना, मतलब कुछ करके जाना चाहती हूँ लाइफ में। सोशल वर्कर बनना मेरा यही एक मेन उद्देश्य है कि जो चीज मैं नहीं कर सकी, किन कारणों से मुझे लोगों ने धोखा दिया या किन चीजों की वजह से, तो मैं लड़कियों को अवेयर करना चाहती हूँ कि आप आत्मनिर्भर बनो। मेरे जैसी लड़की के साथ एक बार नहीं 2 बार धोखा हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है। आप, मैं तो पढ़ी लिखी भी हूँ, समझदार भी हूँ, और चूंकि फिर भी मैंने धोखे खा लिए हैं। तो भाई अगर आज मैं आत्मनिर्भर नहीं होती तो मैं कैसे अपना जीवन यापन करती। मेरे फादर को एक्सपायर हुए 13 साल हो गए, 13 साल हो गए मेरे फादर को एक्सपायर हुए। तो मेरे ऊपर तो पिता का साया भी नहीं है कि जो मुझे संभाल ले। तो फिर मेरे को कौन संभालेगा। मेरे भाइयों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो मतलब मेरी हेल्प कर सके। तो मुझे मुझे खुद को संभालना पड़ेगा ना, मैं खुद अपने आप को संभाल रही हूँ मैं, मुझे खुद को संभालना है, जिससे कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं, एक अच्छे लेवल पे अपनी लाइफ को लेके आऊं। और लड़कियों को हमेशा यही बोलूंगी कि आत्मनिर्भर बनना आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कब आपके साथ क्या धोखा हो जाए, क्या धोखाधड़ी कौन व्यक्ति करता है, आप किसी को नहीं जानते हैं, आप किसी को देख के नहीं आए हैं। बिल्कुल मैम, ये सीरीज का मेरे ख्याल से आज एक बड़ा महत्व है जो हम चला रहे थे बुंदेली सेंटर। मैं स्टार्टिंग में ये चीज बताती तो शायद मैं प्रूफ नहीं कर पाती, आज मैं प्रूफ करना चाह रही हूँ। ये सीरीज का नाम था मैम आत्मनिर्भर युवा, और इसमें हम उन्हीं लोगों को बुलाते थे जिनके आइडियाज बहुत यूनिक थे, जिन्होंने अपना खुद का नाम बनाया, जो खुद के दम पर आगे आए और कुछ करके दिखाए। और ये चीज आज आपने प्रूव किया, और मुझे ऐसा लगता है कि एक सच्चा आत्मनिर्भर युवा बिल्कुल आप है। आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ सहा उसके बाद एक स्माइल के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और आज बहुत कामयाब तरफ। और बस यही हमारी दुआ, यही विशेष है कि आप इसी तरह बस हंसते रहे और आगे बढ़ते रहे। और जो प्रेरणा आप दूसरों को भी देते हैं अपने साथ एक आत्मनिर्भर खुद बनने के बाद, दूसरी लड़कियों को भी आप इतना सपोर्ट करते हैं कि वो एक आत्मनिर्भर बने। और क्यों इम्पोर्टेंट है वो बनना, वो आपकी कहानी आपने जो बताई उससे साफ समझ में आता है, और लगता है कि हाँ ये होना चाहिए, खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। जरूर, लड़कियों को जरूर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। लड़कियों का उसके लिए जो आप बहुत करते जरूरी हैं, है। बिल्कुल मैम, नामदेव विकास परिषद के आप हेड भी रह चुके हैं, और उसी के थ्रू आपने ये सोशल वर्किंग का सारा काम स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। तो मैं बस एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसके जब अध्यक्ष थे, ये क्या समिति कैसे काम करती है और आपने इसके अंदर रहकर क्या क्या किया? नामदेव विकास परिषद जो हमारे समाज कम्युनिटी का एक संस्था है, वो युवाओं को आगे लाती है। अब चूंकि हमारा प्रोफेशन जो है वो टेलरिंग का है, हमारा जो कम्युनिटी है वो पूरा तरह से टेलरिंग का वर्क करती है, तो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, अभी लोग आ नहीं रहे हैं आगे। लेकिन अब धीरे धीरे है ना हम उनकी सोच बदल रहे हैं, उनके काम करने के तरीके बदल रहे हैं, कि जिस तरह से वो पहले काम करते थे और अभी के काम करने में बहुत अंतर आ गया है। पहले वो डिपेंडेंट थे कि सिर्फ ग्राहक आएगा और बस उतना ही काम करके दे देते। अब हम चाहते हैं कि अब बहुत सारी मात्रा में रेडीमेड बनने लग गई हैं,
रेडीमेड कपड़े बनने लग गए हैं, तो उनको है ना बल्क में रेडीमेड कपड़े उपलब्ध कराना कि भाई आपकी जर्नी बस इतना ही नहीं रहेगी कि आपको सिर्फ 2 कस्टमर आए और आपने काम कर लिया और खत्म हो गया, उससे आप सिर्फ भोजन कर सकते हैं, जो कि हमने बचपन में देखा था। तो हम है ना उनको है ना कंपनियों से डायरेक्ट उनको मिलवाना, इस तरह के हमारे काम चलते हैं। जो महिलाएं हैं जिनको है ना अच्छे से काम आता है, सिलाई का पूरी तरह से काम आता है और उनको घर बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है, तो उनके लिए भी घर बैठ के हमको उनको काम देना, इस तरह से भी काम हमारे संस्थाएं करती हैं। तो इस तरह से हम लोग नामदेव विकास परिषद की तरफ से और हमारे जो दूसरी संस्थाएं हैं वो भी वर्क कर रही हैं। बहुत नेक काम करते हैं मैम आप, और आप पर्सनली भी बहुत नेक काम करते हैं दूसरी लड़कियों को शिक्षित करके, और उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका आपसे मिल रहा है। तो उनकी सबकी तरफ से और एक नेक काम करने के लिए थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल पे आकर अपनी पूरी स्टोरी बताकर कई लोगों को मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।